हरियाणा में जो रिजर्वेशन पॉलिसी लगाई गई थी, उसी पे आर्टिकल मैंने आप लोगों को बताया था, और उसी पे आज भी आर्टिकल लिखा हुआ है। इस आर्टिकल का हेडिंग है लोकल जॉब लॉ दैट रेजेस कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन। मतलब कि जो लोकल जॉब्स की जो बात कर रहे हैं ना, लोकल जॉब में जिस लॉ को बनाया है आपने, वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर में नहीं आता है। कैसे नहीं आता है वो मैं समझाता हूं आप लोगों को। जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूंगा एक छोटी सी बात, कि हरियाणा में एक लॉ आया था फरवरी 2021 में। हरियाणा गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया था, और इस लॉ में उन्होंने ये कहा था कि जो प्राइवेट कंपनी है ना, जो प्राइवेट कंपनी है, वहां पे जो प्राइवेट कंपनी है, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सी बात है। जो प्राइवेट कंपनी है हरियाणा के अंदर, हरियाणा स्टेट के अंदर जितनी प्राइवेट कंपनीज हैं, उसमें 30,000 या 30,000 से नीचे की जो सैलरी है, जितनी प्राइवेट कंपनी है, और उसमें जितने भी एम्प्लॉइज काम करते हैं, प्राइवेट कंपनी में अलग अलग एम्प्लॉइज काम करते हैं, तो जितने एम्प्लॉइज हैं जिनकी सैलरी या तो 30,000 है या 30,000 से कम है, 30,000 तक या 30,000 से कम है, वैसी जॉब्स हरियाणा के लोगों के लिए 75% रिजर्व रहेगी। ऐसा कानून लाया था हरियाणा सरकार ने। आप समझने की कोशिश करिए मैं क्या बता रहा हूं। जैसे हरियाणा गवर्नमेंट है, हरियाणा स्टेट है, हरियाणा स्टेट में बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज होंगी, जैसे फरीदाबाद एनसीआर रीजन में आता है, गुड़गांव एनसीआर रीजन में आता है, ये वल्लभगढ़ एनसीआर रीजन में आता है। अब तो हरियाणा में बहुत बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, दिल्ली के आसपास इलाकों में। तो यहाँ पे बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज है। तो यहाँ पे हरियाणा सरकार ने ये रूल लेके आया कि यहाँ पे 30,000 या 30,000 से कम पे जो भी एम्प्लॉइज काम करेंगे, उसमें से 75%, 100 में से 75 एम्प्लॉइज जो होंगे, 100 में से 75 एम्प्लॉइज हरियाणा के होने चाहिए। यही बिल लेके आया। उस बिल को फरवरी 2021 में लाया गया था, और 1 जनवरी 2022 को लागू कर दिया गया है। हालांकि कुछ चीजों को छूट दी गई थी, जैसे मान लीजिए डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, इसके लिए आप किसी को भी रख सकते हो। स्टार्टअप किसी ने स्टार्ट किया है, नई नई कंपनी किसी ने स्टार्ट किया है, तो उसको एग्जेम्प्टेड कर दिया गया था। इसके बाद आप ये क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट पे किसी को हायर करते हो, उसके लिए भी इन्होंने बोला था कि आपको भी इस रूल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अब लॉजिकल क्वेश्चन के साथ साथ राइटर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन उठाते हैं, और यहीं पे आर्टिकल खत्म होता है। लॉजिकल क्वेश्चन देखो क्या है, कि लॉजिकल क्वेश्चन ये है कि मान लो कि मैं किसी कंपनी को चला रहा हूं, मेरी प्राइवेट कंपनी है, सपोज है संदीप आईएएस एकेडमी प्राइवेट, और मुझे फैकल्टी को हायर करना है, और मुझे पता है कि पौलमी देवनाथ, काकोली पॉल, पार्वती और बाकी जितने दो चार और लोग हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे पता है चीज। तो मैं क्यों नहीं आप लोगों को लूंगा ना। लेकिन मेरे पास कंपल्सन आ गया है कि मुझे, यदि मैं हरियाणा स्टेट में हूं, तो मुझे हरियाणा के लोगों को ही लेना है। यदि मैं 10 फैकल्टी चुनता हूं, तो उसका 75% आप निकाल लीजिए, तो या 100 फैकल्टी की मुझे जरूरत है, तो 75 फैकल्टी मुझे हरियाणा स्टेट से ही चाहिए, किसी भी हालत में। चाहे वो कॉम्पिटेंट है, चाहे वो स्किल्ड है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे वहां से 75 उठाने ही पड़ेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है एम्प्लॉयर के लिए, कि एक कंप्लाइंस बढ़ जाएगा। कंप्लाइंस सोशियोलॉजी का टर्म है, जिसका मतलब होता है कि आप मतलब वेदर आई एम इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर थिंग और नॉट, बट आई विल हैव टू एक्सेप्ट इट। उस चीज में मेरी दिलचस्पी है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं निकलता है, बट मुझे उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसी को कंप्लाइंस कहते हैं। कंप्लाइंस बढ़ जाएगा, कैसे बढ़ेगा? अब तो देखो, अब तो मैं कंट्री के अलग अलग पार्ट से जो सबसे बेस्ट फैकल्टी थी उसको मैं रिक्रूट कर रहा था, लेकिन अभी तो मुझे हरियाणा गवर्नमेंट से रिक्रूट करना पड़ेगा। तो कंप्लाइंस बढ़ गया ना, मजबूरी बढ़ गई। मैं नहीं लाइक कर रहा हूँ, फिर भी मुझे इसको फॉलो करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि उनके पोर्टल डिटेल्स को भी आप शेयर करेंगे, जितने आपने एम्प्लॉइज को हायर किया है। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन बढ़ जाएगा, मेरिट कभी ना कभी कंप्रोमाइज होगा। और दिक्कत ये होगी कि जहां पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट गुड़गांव में होता था, फरीदाबाद में होता था, बहादुरगढ़ में होता था, वल्लभगढ़ में होता था, वो सारे इन्वेस्टमेंट नोएडा में चला जाएगा, गाजियाबाद में चला जाएगा, क्योंकि यूपी है भाई, वहां पे तो ऐसा यूपी गवर्नमेंट ने तो ऐसा कोई रूल निकाला नहीं। अब राइटर को इशू क्या है? तीन क्वेश्चन, तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो रेज करते हैं। पहला है कि देखो, ऐसा यदि कर दिया है तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सेक्शन जी का क्या होगा? आर्टिकल 19
1G का क्या होगा? आर्टिकल 19(1G) ये साफ साफ कहता है कि किसी भी पर्सन को कहीं भी ऑक्यूपेशन कर सकता है, कहीं भी कोई ट्रेड कर सकता है, कहीं भी कोई बिजनेस कर सकता है। कोई भी पर्सन, इंडिया का कोई भी पर्सन कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकता है, कोई भी ट्रेड कर सकता है, कोई भी बिजनेस कर सकता है। लेकिन इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। जैसे मैं मान लीजिए कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैं क्या ऑपरेशन जाके करने दूंगा? नहीं ना। इसके लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है कि मिनिमम मेरे पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। तो जब ये आर्टिकल 19(1)G ये कह रहा है कि कोई मतलब कोई बंदा कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकता है, कहीं भी ट्रेड कर सकता है, कहीं भी बिजनेस कर सकता है, तो फिर ये रिस्ट्रिक्शन लगा के कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स को, क्योंकि आप मान लीजिए कि कोई दूसरे स्टेट का बंदा वहां पे आ रहा है काम करने के लिए, तो उसको जॉब नहीं मिलेगी। वो चाहे भले कितना ही क्या बोलते हैं कॉम्पिटेंट होगा, लेकिन उसको जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि वो हरियाणा का नहीं है, उस ब्रैकेट में आ ही नहीं रहा। इन्होंने दो केस की बात कही है। 2002 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था, टीएमए पाई फाउंडेशन, टीएमए पाई फाउंडेशन में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया था कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्राइवेट कंपनीज की भी, उन उनको मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की ऑटोनॉमी होगी, जो प्राइवेट होंगे उनकी बात की जा रही है। 2005 में फिर एक जजमेंट आया जिसमें जो इनामदार केस के नाम से था, सुप्रीम कोर्ट का पीए इनामदार केस। इसमें इन्होंने ये बोला कि वैसे कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो किसी भी तरीके का फाइनेंशियल एड नहीं लेते हैं, कोई फाइनेंशियल एड नहीं लेते हैं गवर्नमेंट से, वो रिजर्वेशन को नहीं, उनको रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करने के लिए आप नहीं फोर्स कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल संदीप आईएएस एकेडमी, 1 रुपया मैंने आज तक गवर्नमेंट से कभी ना तो क्लेम किया है ना लिया है फाइनेंशियल एड के नाम पे कि मैं गरीब बच्चों को पढ़ाता हूँ, मुझे पैसे दे दो। बहुत लोग ऐसा करते हैं और वो कितना पढ़ाते हैं गरीब बच्चों को सबको पता है। मैंने आज तक गवर्नमेंट से तो एटलीस्ट नहीं लिया। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ, यदि संदीप आईएएस एकेडमी कुछ भी नहीं ले रहा है, कुछ भी फंड नहीं ले, गवर्नमेंट से कोई भी फाइनेंशियल एड नहीं ले रहा है, तो हमको कंपल्सन नहीं होगा कि हम रिजर्वेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करें अपने इंस्टीट्यूट। किसी भी तरीके से रिजर्वेशन पॉलिसी हो, चाहे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को लेके होगा या किसी और तरीके से होगा, कोई भी रिजर्वेशन लगाने के लिए हमको कोई बाध्य नहीं कर सकता है। लेकिन 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 इसी 2005 में सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया और कह दिया कि नहीं, अब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी वो भले ही फाइनेंशियल एड नहीं लेता हो, लेकिन उसको शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लिए रिजर्वेशन लगाना ही पड़ेगा। अब राइटर ये कहते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन इसमें ये सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए इन्होंने बोला कि ये गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ये चीज एप्लीकेबल है, प्राइवेट जॉब्स के लिए एप्लीकेबल नहीं। जैसे गवर्नमेंट जॉब जो है वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब्स में ये चीजें एप्लीकेबल नहीं है। आर्टिकल 6 दूसरा इनका जो कंसर्न है, ये शायद आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, वीडियो ऑफ करने के बाद मैं समझा दूंगा। दूसरा जो कंसर्न है आर्टिकल 16 आर्टिकल ये कहता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो होगा वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पे होगा। मतलब कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जिसको भी दिया जाएगा वो सबके लिए मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी की व्यवस्था की जाएगी। मतलब किसी पर्टिकुलर रिलीजन को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हो, किसी पर्टिकुलर कास्ट को नहीं दे सकते हो, किसी पर्टिकुलर रेसिडेंस जहां से पर्टिकुलर जगह से आता है या प्लेस ऑफ बर्थ या डिसेंट के नाम पे आप नहीं दे सकते हैं। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, आर्टिकल 16 यही बात कहता है। लेकिन एक और बात इन्होंने लिखा है कि पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी स्टेट या यूटी में उसके रेसिडेंस के हिसाब से वो गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड कर सकता है। तो लेकिन गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड कर सकता है, वो भी पार्लियामेंट प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ पे क्या हुआ है, इन्होंने प्राइवेट जॉब्स की बात कर दी है। और कर कौन रहा है? ये लेजिस्लेटिव असेंबली कर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कर रही है, पार्लियामेंट तो कर नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा और ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, अभी सुप्रीम कोर्ट के पास 2-3 ऑप्शन है, क्योंकि ऐसे ही कहानी कुछ कुछ आंध्र प्रदेश में चल रही है, ऐसे ही कहानी कुछ कुछ झारखंड में चल रही है। तो ये सारे मामले चले गए हैं हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के पास दो रास्ते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट क्या करे कि इकट्ठा सारे मसले को मंगा ले अपने पास, झारखंड वाला भी आ जाओ और ये आंध्र प्रदेश वाला भी आ जाए, और अभी जो हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा का इशू चल रहा है, तो मतलब स्पेसिफिकली हरियाणा का, तो उसको भी मंगा ले और एक जजमेंट दे दे सुप्रीम कोर्ट।
या सुप्रीम कोर्ट फिर वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाए कि देखते हैं कि ये हाई कोर्ट में क्या फैसला आता है, अभी ये झारखंड हाई कोर्ट में क्या फैसला आता है, या आंध्र प्रदेश में क्या आता है, या अभी ये हरियाणा वाले में क्या आता है, और उसके बाद फिर चैलेंज किया जाए सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट उसका कोई स्टैंड ले। तो ये दो चीजें हैं, अब दो चीजों में सुप्रीम कोर्ट क्या चूज करता है वो देखने वाली बात होगी। इसके बाद और कहा गया है कि 2002 में एक सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था, राजस्थान में कुछ पर्टिकुलर रीजन के बहुत सारे लोग टीचर्स हो गए थे। 2002 की बात बता रहा हूँ। राजस्थान में एक पर्टिकुलर रीजन, रिलीजन नहीं रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन के बहुत सारे लोगों का टीचर में हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने वो उसको कैंसिल कर दिया और बोला कि ऐसे नहीं हम कर सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन को ही आप प्रायोरिटी दें और बाकी लोगों को नहीं दें। ऐसा ही कुछ कुछ मामला 1995 1995 में आंध्र प्रदेश के साथ हुआ था। आंध्र प्रदेश में एक रूल निकाला गया था कि जो तेलुगु मीडियम के बच्चे होंगे उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी जॉब्स में, लेकिन इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया और बोला कि किसी के मेरिट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, लैंग्वेज का भी बैरियर नहीं होना चाहिए, जो मेरिटोरियस है उस बच्चे का होगा, वो चाहे तेलुगु का हो या इंग्लिश मीडियम का हो या किसी मीडियम का हो। तीसरा इनको प्रॉब्लम यह है कि इंदिरा साहनी का केस साफ साफ ये कहता है 1992 में कि रिजर्वेशन का कैप 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन अब देखिए ना ये 75% कर दिया। हालांकि उन्होंने बोला है उसमें, इंदिरा साहनी केस में भी ये है कि प्रॉपर ग्राउंड के तहत आप भले अपना रिजर्वेशन बढ़ा सकते हो, लेकिन सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जॉब में नहीं, और जॉब में भी गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में तो बिल्कुल नहीं। जैसे अभी महाराष्ट्र राजस्थान ये सब, महाराष्ट्र वाला तो कैंसिल ही कर दिया, मराठा को इन्होंने रिजर्वेशन दे दिया था जो 50% से ज्यादा जा रहा था, तो उसका तो मामला हाई कोर्ट में अभी है। तो कहने का मतलब यही है कि ये कहीं ना कहीं इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन को ये डिसरिगार्ड कर रहा है। ये 75% का जो इन्होंने बता दिया है ना कि 75% आपको रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा प्राइवेट कंपनीज में जिसका 30,000 से नीचे। इसमें राइटर लास्ट में ये कहते हैं, राइटर इसमें लास्ट हैं कि देखो स्टेट जो है ना, अभी आप स्टेट के नाम, मान लो स्टेट के नाम से ऐसे कर दिया जाए, कल होके डिस्ट्रिक्ट के नाम से कोई मांगे या कुछ दिन के बाद तहसील के नाम से मांगे, तो इससे क्या होगा ना कि हमारा देश टूटते चला जाएगा। मतलब कि हमने अपनी कंट्री को पहले स्टेट में, स्टेट के नाम से हम अलग अलग करने लगे, फिर डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी कोई कहेगा कि इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में इतना रिजर्वेशन होना चाहिए, फिर कोई तहसील की बात करेगा, ब्लॉक लेवल पे बात करेगा, तो ये तो ब्रेक कर रहे हैं ना, यूनिटी नाम की बात ही नहीं रहेगी। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये तहसील पे, डिस्ट्रिक्ट पे और स्टेट लेवल पे ब्रेक करने की बात नहीं कहता, वो ये कहता है इक्वल राइट्स की बात करता है। वो ये कहता है कि अच्छा, एक और चीज राइटर ने बताया है कि मान लो कि यदि ये सच में ऐसा हो जाता है हरियाणा वाला कि 75% लोगों को ही आप दे दीजिए रिजर्वेशन, तो ये दूसरा फंडामेंटल राइट भी, वो ये कहते हैं ना राइट टू रिसाइड, उसको भी तो वायलेट करेगा ना। यदि मैं वहां पे रह रहा हूँ और मेरी जॉब ही नहीं लगेगी, या मैं जॉब कर रहा था मुझे निकाल दिया गया 75% के हिसाब से, तो मैं वहां पे रिसाइड करके क्या ही करूंगा। तो उस राइट को भी तो वायलेट किया जा रहा है ना। तो लास्ट में यही राइटर बोलते हैं कि देखो ये सिर्फ कंप्लाइंस कॉस्ट नहीं बढ़ाएगा, ये 75% का रिजर्वेशन, ये बेसिक स्ट्रक्चर के साथ भी खिलवाड़ है। बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया आपको, बेसिक स्ट्रक्चर आर्टिकल 19 1G बताया, 1G ही है शायद। हाँ, उसके बाद आपको आर्टिकल 16 का कंप्लीट वायलेशन बताया, इंदिरा साहनी जजमेंट का कंप्लीट वायलेशन बताया। तो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ भी खिलवाड़ है। तो किसी तरीके से ऐसे कानून नहीं लगने चाहिए, ऐसा राइटर मानते हैं। अदरवाइज कहीं ना कहीं हम फिर से फ्रेगमेंटेड सोसाइटी में बट जाएंगे, और जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात होती है